हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लावे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारा चल रहा है। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो मैंने आपको सिखाया था एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने हार्मोनिक फंक्शन को भी आपसे डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी होने वाली है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, बिकॉज मैंने आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दो ही टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका होता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, और दूसरा आपका आता है रेसिड्यू थ्योरम से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर इसी में ही मैं आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी बताऊंगी और कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फंक्शन आपका क्या है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट, ओके, हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है ऑन अ कर्व फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। सपोज कर लीजिए कोई आपके पास एक कर्व है, कोई कर्व है, इस तरीके से कर्व को आप ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी कर्व आप ले लो इस तरीके से। सपोज कर लीजिए आपके पास ये कर्व है सी, ओके, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये आपका पॉइंट बी हो जाएगा। दोनों को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये आपका पॉइंट ए हो गया और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट आपको बी मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर ये आपका हो गया पॉइंट ए और ये आपका हो गया पॉइंट बी। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, देन द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड अलोंग द कर्व सी is a line integral of f of z and it is represented by, इसके इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन along the curve c f of z dz। ओके, f of z dz ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, जो अभी तक हम लोगों ने लाइन इंटीग्रेशन पढ़ा है और अभी जो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस के बारे में बताती हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ रखा है वो इंटीग्रेशन कैसे होता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां पर x1 से लेकर x2 आपकी क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। इस केस में अगर आप इस केस को ऑब्जर्व करोगे, ये भी एफ ऑफ एक्स भी आपका क्या होता है, रियल होता है, dx भी आपका रियल होता है, और यहां पर ये जो आपकी होती हैं, ये जो आपकी लिमिट्स होती हैं, ये भी आपकी क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन की बात करोगे तो लिमिट्स भी आपकी रियल होती हैं, ये जो आपको फंक्शन दिया होता है ये भी आपका रियल होता है, और डी ऑफ एक्स भी आपका क्या हो जाता है, रियल हो जाता है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे इस इंटीग्रेशन को, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप इसी इंटीग्रेशन को लिमिट लगा के लिखोगे तो आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगी, z1 से लेकर z2 f ऑफ z dz। बात समझिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी वे में इसको समझाएंगे ताकि क्वेश्चन बन पाए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे प्राइमरी एम यही होता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आप इजी लैंग्वेज में सारी चीजों को समझने लगो। तो यहां पर एफ ऑफ जेड आपका क्या है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, डीजेड भी आपका क्या है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर ये जो लिमिट्स होंगी ये भी आपकी क्या होने वाली है, ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन को किस तरीके से डील करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर आपको बोल देता है कि एक कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट है 0 to, सपोज कर लीजिए यहां पर 3+2i दिया हुआ है। ओके, लिमिट दी हुई है 0 to 3+2i। अब आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो लिमिट भी आपकी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है z इंटू डी जेड। तो आप जानते हो ये जो z है, ये z आपका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, जिसके बारे में मैं आपसे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं। यहां पर z को आप क्या लिखते हो, यहां पर z को आप लिखते हो x प्लस आई वाई। इसका मतलब क्या है कि आपकी लिमिट भी कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ साथ जो आपका z रखा है वो भी x और y का फंक्शन होने वाला है, और x y कॉम्प्लेक्स लिमिट dx dy के साथ आप इस कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन के साथ डील नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर मैं dz की बात करूं तो dz कितना हो जाएगा, dx प्लस आई dy हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो अगर ये सारी वैल्यूज को उठा के आप यहां पुट कर दोगे तो आपके इंटीग्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, आपके इंटीग्रेशन में यहां पर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3+2i, यहां पर आपका हो जाएगा x प्लस आई वाई, और यहां पर आपका हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई।
ओके तो यहां पर आप देख सकते हो x भी एग्जिस्ट कर रहा है, y भी एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट भी आप नहीं समझ पाओगे कि x की जगह पे क्या पुट करें, y की जगह पे क्या पुट करें। तो कभी भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन मिलता है, इस तरह की कंडीशन बनती है, तो आपको कोशिश करना है कि किसी एक वेरिएबल को किसी अनदर वेरिएबल के टर्म में चेंज करें। या तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को x के टर्म में चेंज कर दे, x dx बच जाए, या तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को y के टर्म में चेंज कर दे। और इसी के साथ साथ हम लोग लिमिट को भी चेंज कर देंगे। जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन जो है ये वाकई में आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ पर x को हटा के या तो सब y y y y आ जाए, उसके साथ dy आ जाए, या तो y की जगह सब x x x x आ जाए और उसके साथ साथ dx आ जाए। तो हम लोग x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कर देंगे, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। y रहा तो y का इंटीग्रेशन dy के साथ कर लेंगे और जितना भी कांस्टेंट होगा सब बाहर कर देंगे। मगर x y dx dy के साथ इस तरीके के इंटीग्रेशन के साथ डील करना ऑलमोस्ट आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जहां पर आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो यहां पर एक अप्रोच होती है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। अप्रोच क्या होती है कि यहां पर आपको क्या करना है, x को y के टर्म में चेंज करना है या y को x के टर्म में चेंज करना है, dx को dy के टर्म में चेंज करना है या dy को dx के टर्म में चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आपको कुछ अनदर कंडीशंस देता है, उस कंडीशंस की हेल्प से आप इजीली चेंज कर पाओगे। ओके आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दे देगा जिस कंडीशंस की हेल्प से आप इजीली चेंज कर पाओगे। अब ये चीज जब तक मैं आपको क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगी आपका क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी मैं चीजों के ऊपर, आपको भी बार बार चीजों को सुनना है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आप याद कर सको। मुझे पता है किसको जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर देना है, किसको धीमे धीमे पढ़ाना है, ये सारी चीजें मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। तो आपको चीजों को ध्यान से सुनना है और चीजों को देखना है, तभी आप सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर देखिएगा जरा, सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1। ओके यहां पर आपसे बोल रहा है इवेल्युएट, आपके लिए काफी अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, देखिएगा बोल रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस आई। आपको लिमिट क्या दे रहा है, 0 to 2 प्लस आई दे रहा है, और जो फंक्शन है वो आपका दिया हुआ है z बार होल स्क्वायर dz अलोंग। ओके अलोंग, अब आपको कर्व देगा ताकि आप चीजों को चेंज कर सको, अपने अकॉर्डिंग चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सको। तो बोल रहा है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x/2, और दूसरी कंडीशन आपको दे रहा है, यानी इस क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x/2, और दूसरा हमारा दे रहा है अलोंग द रियल एक्सिस, ओके अलोंग द रियल एक्सिस 2 2 and then along the real axis to 2 and then vertically to 2 प्लस आई। ओके यहां पर आप देख सकते हो एक इंटीग्रेशन को, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन है, उसको आपको इवेल्युएट करना है। पहली कंडीशन क्या है, इसको इवेल्युएट करिए, अलोंग द लाइन करना है y इज इक्वल टू x/2, उसके बाद करना है अलोंग द रियल एक्सिस टू द 2 और एंड देन वर्टिकली टू 2 प्लस आई। ओके इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि चीजें जब तक यहाँ पर आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रियल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं एंड इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन सी एक्सिस आपके रियल होती है और कौन सी एक्सिस आपकी इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस है हमारी। तो जितना भी रियल पार्ट होगा उसे हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस आपकी क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। वाई एक्सिस हमारी क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो अगर आप सेकंड कंडीशन देखोगे, बोल रहा है द रियल एक्सिस टू 2। ओके तो हमें कहाँ जाना है, रियल एक्सिस पर 2 तक जाना है। तो यहां पर पहुंच गए, यहां पर कहीं पर आपको क्या मिल जाएगा,
यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 प्लॉट कर देते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन को हम लोग 0,0 कंसिडर कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है देन वर्टिकली टू 2 प्लस आई। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस आई वाई लिखा हुआ है, तो वर्टिकली जब आप चलोगे तो x2 चलोगे और y कितना होने वाला है, y1 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप i को कंपेयर कराओगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से चलना है, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। x पर 2 पर तो आप खड़े ही हो, आप 1 पर और चले जाओ तो यहाँ पर कहीं पर आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपका क्या होने वाला है, अगर मैं इसको ओरिजिन से चेक करूं इस तरीके से, अगर मैं इसको ओरिजिन से ऐसे मिला दूं, ओके ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर देते हैं, ओके। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है, सपोज कर लीजिए ये जो पॉइंट है ये P है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी x आपका 2 है और y कितना है, 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस आई। और जब आप इसको इस तरीके से देखोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 1, ओके। ये वैल्यू आपको y एक्सिस पर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो y का जो आपका यहाँ पर वैल्यू कंपेयर करके मिलेगी वो 1 मिलेगी, और x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 2 मिलेगी। तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलेगी। मगर ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है, ये सेकंड वाले केस के लिए ड्रॉ करा है, जो सेकंड पार्ट है उसके लिए ड्रॉ करा है। बट सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं। आप यहां पर देखिएगा जरा, आपसे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, लिमिट दी हुई है 0 से 2 प्लस आई, ओके। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ इस तरीके से, ये मैंने अलग कर दिया। तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है z बार होल स्क्वायर dz। तो सबसे पहले आप z बार की वैल्यू रखो। z बार आप जानते हो ये क्या है, ये आपका है कॉन्जुगेट ऑफ z। आप जानते हो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इसका जिक्र करा है, ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z है। और z आपका होता क्या है, z आपका होता है x प्लस आई वाई। तो z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z बार की वैल्यू हो जाएगी x माइनस आई वाई। तो जहां जहां पर z बार आपको दिख रहा है वहां आप क्या पुट कर दोगे, x माइनस आई वाई पुट कर दोगे। फिर dz को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ x और y रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो dz किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई, ओके। तो सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। पार्ट ए को सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां पर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। इसी के अलोंग आपको क्या करना है, अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। और यहां पर आपको लिमिट दी है 0 से 2 प्लस आई, ओके, 0 से 2 प्लस आई। यहां पर मैं रख दूंगी x माइनस आई वाई होल स्क्वायर, और dz की जगह मैं रख दूंगी dx प्लस आई डी वाई, ओके। dz की जगह क्या रख दिया, dx प्लस आई डी वाई। अब यहाँ पर इसका जो होल स्क्वायर है इसे आप ओपन करिए, तो 0 टू 2 प्लस आई तो आपकी लिमिट एज इट इज रहेगी। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा a स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा, और बी स्क्वायर आपका हो क्या जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो प्लस की जगह आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हो, डायरेक्ट माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, -2ab, तो -2xyi, ओके। तो ये आ गया। उसके बाद आपका क्या रखा हुआ है, dx प्लस आई डी वाई। अब जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई इस तरीके के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के साथ अगर आपको डील करना है तो या तो आप x को y के टर्म में चेंज कर लो, या y को x के टर्म में चेंज कर लो, या dx को dy के टर्म में चेंज कर लो, या dy को dx के टर्म में चेंज कर लो। इतनी सारा एक साथ लेके तो चलना इम्पॉसिबल है। और मैंने आपसे बोला था कि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें देगा जिसकी हेल्प से आप इजिली कवर कर लोगे, इसको चेंज कर लोगे। अब आप यहाँ पर देखो, आपको बोल रहा है इंटीग्रेशन इसके अलोंग होना है, इस लाइन के अलोंग अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो x किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। तो जहां जहां पर x है यहाँ पर वहां वहां आप क्या पुट कर सकते हो, 2y पुट कर सकते हो। और जहां जहां पर आपका dx होगा वहां वहां आप क्या पुट कर दोगे, 2dy पुट कर दोगे। तो अब आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां 2y पुट कर देंगे, जहां जहां dx होगा वहां वहां क्या कर देंगे, 2dy पुट कर देंगे। और y की लिमिट क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली 0 का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 0 प्लस आई 0,
ओके, तभी तो डायरेक्टली जीरो लिख दिया है ना। तो इसको जब आप कंपेयर कराओगे x प्लस आई वाई की, तो आप सारी के सारी वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ y चेंज करने जा रहे हो, तो आपको लिमिट किसकी जरूरत होगी, dy के टर्म में आप इंटीग्रेशन करोगे तो y की लिमिट की जरूरत होगी। तो इसकी हेल्प से लोअर लिमिट आप देख सकते हो आपको जीरो मिलेगी। और यहां पर ये जो आपको दे रहा है 2 प्लस आई, तो इसको आप क्या करोगे, x प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे, तो यहां से आपके जो y की लिमिट मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। आप देख लो यहां पर i का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट कितनी हो गई, 0 to 1 हो गई। जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 2y, तो x स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2y पुट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर 2y, x की जगह 2y पुट कर दिया और i एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो i आप रखा रहने दीजिए। फिर dx जो है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 2dy पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2dy प्लस i dy। अब यहां से आप देख सकते हो dy कॉमन आ जाएगा, तो आप कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो 2 प्लस आई बच जाएगा, तो 2 प्लस आई एक कॉन्स्टेंट टर्म है, मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेती हूँ। इसे जब आप सॉल्व करोगे 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैं रफ कैलकुलेशन कर रही हूँ, ये आपका 3y स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4y स्क्वायर आई हो गया। यहाँ से अगर आप y स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 माइनस 4i। तो आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4i, y स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पर dy आप पहले से कॉमन ले चुके हो। अब 2 प्लस आई भी एक कांस्टेंट आपका ब्रैकेट है, 3 माइनस 4i भी एक कांस्टेंट ब्रैकेट है, लिमिट आपकी 0 से 1 जो दी हुई है वो लगी रहने दीजिए। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आई कितना मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा आपको 2 प्लस आई, यहाँ पर ये कितना रखा है 3 माइनस 4i, और जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/3, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 मिलेगा। तो पुट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, यानी दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 3 6 माइनस 8i प्लस 3i, और ये हो जाएगा प्लस 4। ओके, क्योंकि i का जब आप माइनस 4i से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 4i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर होता है -1, तो वो प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 3 हो जाएगा। तो 6 प्लस 10 कितना हो, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 8i। ओके, माइनस 8i और प्लस का 3i, तो आपको मिल जाएगा माइनस 5/3i। ओके, अब यहां पर ऐसे भी कर सकते हो आप, 5/3 ले लो कॉमन, तो अंदर कितना बच जाएगा, 2 माइनस आई बच जाएगा। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को इजिली सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की जो प्रिपरेशन थी वो हमने पहले से करके रखी थी। प्रिपरेशन क्या थी कि हमें ये पॉइंट को लोकेट करना था, अब हमने ये पॉइंट को इजीली लोकेट कर लिया। अब ये जो आपका होना है अलोंग, कहाँ होना है, अलोंग रियल एक्सिस टू 2, देन वर्टिकली 2 प्लस आई। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर नहीं कर सकते। यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या है, 0 है, ओरिजिन है। ओके, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, और सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको बी मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट ओ से बी नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 0 से ए चलना है, आपको पहले 0 से ए चलना है, उसके बाद आप कहां से कहां तक जाओगे, ए से बी जाओगे। ये आपसे बोला गया है इंटीग्रेशन में। तो यहां से 0 से 2 प्लस आई जो लिमिट दी है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, पहले 0 से ए तक ब्रेक करिए, 0 से ए पहले आप गए हो तो 0 से ए ब्रेक होगी लिमिट, यानी 0 से 2 लिमिट ब्रेक होगी, और फिर उसके बाद ए से बी आपकी लिमिट ब्रेक होने वाली है। अब आप डायरेक्टली 0 से 2 प्लस आई नहीं जा सकते, पहले आप 0 से 2 जाओगे, फिर 2 से 2 प्लस आई जाओगे। अब जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है हम एग्जैक्टली वैसा ही करने वाले हैं। तो यहां पर जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है जो इंटीग्रेशन है वो आपका ब्रेक होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा अलोंग OA। ओके, अलोंग OA इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा z बार होल स्क्वायर dz। फिर इंटीग्रेशन होगा अलोंग AB। ओके, अलोंग AB, और ये हो जाएगा z बार होल स्क्वायर dz। ओके, अब यहाँ पर जरा सबसे पहले आप वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो अलोंग इंटीग्रेशन होना है OA, z बार कितना होता है, x माइनस आई वाई, ये हो गया होल स्क्वायर, और dz की जगह आप क्या रख सकते हो, dx प्लस आई डी वाई रख सकते हो। ओके, प्लस कर दीजिए इंटीग्रेशन, दूसरा जो इंटीग्रेशन होना है वो अलोंग AB होना है।
अब z बार की जगह क्या रख देंगे, x माइनस आई वाई, जो पहले किया था एग्जैक्टली सेम वही काम कर रहे हैं, dx प्लस आई डी वाई हो जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, सबसे पहले मैं बात करती हूं अलोंग ओए की, क्योंकि हमें सारी लिमिट वगैरह चाहिए। ओके, तो अलोंग ओए अगर आप बात करोगे तो इस केस में y आपका क्या है, 0 है, क्योंकि आप अलोंग ओए की बात करोगे तो आप देख सकते हो आप x एक्सिस पर चल रहे हो, आप x एक्सिस पर चल रहे हो, तो यहां पर y कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर y 0 होगा तो dy कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक आइडिया लग गया कि यहां पर भी y 0 पुट करना है और dy की भी वैल्यू हमें 0 पुट करना है। इट मींस यहां पर x और dx के टर्म में सारी वैल्यूज मिलेंगी और लिमिट कितनी हो जाएगी, x आपको अगर o से a तक आप जा रहे हो तो o पर x आपका क्या है, 0 है, और a पर x आपका क्या है, 2 है, तो x आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा, x इज इक्वल टू 0 टू 2। ओके, तो यहां पर सपोज कर लीजिए दिस इज i1 एंड दिस इज i2, तो i1 i2 को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो i1 हम जब सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 टू 2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि यहां पर y भी आप 0 पुट कर दोगे और dy भी 0 पुट कर दोगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी 0 टू 2, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 8/3। ओके, अब यहां पर बात करते हैं अलोंग ए बी की, उसको ध्यान दीजिएगा, अलोंग ए बी। ओके, अब जब आप यहां पर ए से बी चलोगे, जरा ध्यान दीजिए, ए से बी चलोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है, एक्स की वैल्यू 2 आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी, वाई आपका वेरिएबल होगा, वाई आपका वेरी कर रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलोंग ए बी चलोगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 आपका फिक्स रहेगा और डी एक्स इज इक्वल टू 0 आपका फिक्स रहने वाला है, क्योंकि x आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो x को किसी एक कांस्टेंट टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। y आपका कहां से कहां तक वेरिएबल है और वेरी करेगा, आपको लिमिट चाहिए होगी क्योंकि x आपका कांस्टेंट हो गया है। डेफिनेटली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो y के टर्म में ही आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर y आपका क्या है, 0 है, यहाँ पर y आपका क्या है, 0 है, और जब आप यहाँ पर पहुंचते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि यही तो लिखा है x प्लस आई वाई। तो यहां पर y इज इक्वल टू 0 से आप कहां पहुंच गए, y इज इक्वल टू 1 पर पहुंच गए। तो यहां पर y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1 लिमिट रहेगी। अब आप i2 को इजिली सॉल्व कर सकते हो, आपको लिमिट पता चल गई 0 से लेकर 1। ओके, आपको लिमिट पता चल गई और यहां पर आपको ये भी पता चल गया 2 माइनस आई वाई होल स्क्वायर। ओके, 2 माइनस आई वाई होल स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका dx प्लस आई डी वाई, तो सिर्फ और सिर्फ आई डी वाई बचेगा, क्योंकि dx आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। अब जब आप इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर बट माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, और उसके बाद हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 4i y। ओके, और आई डी वाई एज इट इज जो रखा है वो आपका रखा रहेगा। तो यहां से जब आप i2 को सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, आई का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4i। ओके, उसके बाद कितना बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर आई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 4y। ओके, और dy के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 4iy माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3i, और ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 1 है। अपर लिमिट पुट करिए तो ये आपको मिल जाएगा 4i माइनस आई बाई 3 प्लस 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज आपको 0 मिल जाएगी। अब टोटल इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2। i1 आपने कितना निकाला था, 8/3 निकाला था, और i2 आपने कितना निकाला, देखिए 3 4 जा 12, और माइनस i हो जाएगा तो 11/3i हो जाएगा, प्लस का 11/3i, और कितना बचा, प्लस का 2 बचा, तो 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे 6 और 8 से कितना होता है, ये हो जाएगा 14/3 प्लस 11/3i, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई कराने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन दिखता है तो आप जानते हो यहाँ पर आपकी लिमिट भी कॉम्प्लेक्स होंगी, फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में यानी डीजेड भी आपका क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको बनेगी। जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो किसी ना किसी अलोंग किसी ना किसी
कर्व के अलोंग आपसे बोलेगा इंटीग्रेशन करने को, तो उस कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसी इक्वेशन की हेल्प से आप लिमिट्स को भी चेंज करोगे और किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में चेंज करोगे, जैसे कि मैंने दोनों ही क्वेश्चन में करा। इस फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया, यानी जहां जहां पर आपका x था वहां वहां पर 2y पुट कर दिया, जहां जहां पर dx था वहां वहां पर 2dy पुट कर दिया। और सेकंड केस में उसने जो कंडीशन हमें दी है उसी कंडीशन के अलोंग, जो कंडीशन हमें गिवन थी उसी कंडीशन के अलोंग हमने लिमिट को ब्रेक करा, 0 से a से b। अब 0 से a के बीच में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है और a से b के बीच में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, तो सारी ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करने के बाद I1 और I2 सॉल्व करा, दोनों को फाइनली ऐड कर दिया, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अब इतना भी टफ नहीं है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, मुझे समझाना था तो टाइम ज्यादा लगा, आप अपने एंड से करोगे तो और आसानी से कर लोगे। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं जोड़ती चलू जाऊंगी जिसमें ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आसान होते चले जाएंगे। जैसे कि ये तो आपको मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस और सारे कैलकुलेशन दिखा दी कि भाई ऐसे सॉल्व करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिससे आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। अब एनालिटिक फंक्शन कैसे आप पहचानोगे, कोई भी पॉलिनोमियल रखी होगी एनालिटिक है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था, कोई पॉलिनोमियल हो, e टू द पावर z हो, साइन z हो, कॉस z हो, साइन हाइपरबोलिक z हो, कॉस हाइपरबोलिक z हो, ये सारे के सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशियबल होते हैं, एनालिटिक होते हैं एट एवरी पॉइंट। तो यहां पर आप अगर चेक करो एफ ऑफ जेड जो आपको दिया हुआ है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स ओनली ऑफ द कर्व सी और पाथ सी बट नॉट ऑन द कर्व सी। इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दैट पर्टिकुलर केस इफ एफ ऑफ जेड डी जेड, यानी एफ ऑफ जेड अगर आपका एनालिटिक है, देन देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग, just integrate the analytic function f of z and put the first upper limit then लोअर लिमिट। ओके, आपको सिंपली क्या कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और कराती हूं मैं आपको, देखिएगा जरा। पहला तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अब अगर आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इवेल्युएट, ध्यान दीजिएगा जरा, आपसे बोल रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन, ओके, इवेल्युएट इंटीग्रेशन जेड डी जेड, लिमिट दी है 0 से 1 प्लस आई। आपको इसे इवेल्युएट करना है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इवेल्युएट करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये z क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल टर्म है, तो ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका एनालिटिक फंक्शन होने वाला है। और मैंने आपसे यही बोला, आप चेक करो, अगर आपका एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है देन उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जेड का इंटीग्रेशन डीजेड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, आप दोनों लिमिट पुट कर दो। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/2 आप एज इट इज रखिए, ओके, अपर लिमिट हो जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस 2i हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये -1 आएगा, प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई विल बी योर फाइनल आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ओके, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, पहले आप एक बार इंटीग्रल पे नजर डालिए, आपको दे रहा है 0 से 3 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड इज ओके अलोंग, आपको एक कर्व दे रहा है अलोंग y इज इक्वल टू x/3, आपको ये दे रहा है, यहां पर इसको सॉल्व करना है, ओके, अलोंग y इज इक्वल टू x/3 इज, आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, वही प्रीवियस जो कंडीशन है वो लगाने चले जाओगे बिना ऑब्जर्वेशन के। तो यहां पर इसको देने के बाद भी आप जानते हो अगर आपका फंक्शन एनालिटिक हो गया तब आपका क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एंड पॉइंट्स पे, ना कि कर्व पर।
जिस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन हो रहा है उस पे ये इंटीग्रेशन डिपेंड ही नहीं करेगा, और जब ये इंटीग्रेशन डिपेंड ही नहीं करेगा तब आप क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर सकते हो। और जेड स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट आप पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करिए खाली, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। ओके तो पहले आपको चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। अगर फंक्शन एनालिटिक है देन इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व करिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिए। और इन केस अगर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, जैसे कि इससे पहले जब हम लोगों ने जेड बार स्क्वायर को सॉल्व करा था, तो ये याद होगा फंक्शन जेड बार, मैंने आपसे बोला था प्रीवियस वीडियो में जिस समय मैं एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस कर रही थी, मैंने जेड बार के बारे में आपसे बोला था कि ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसको हमने चेक करके भी देखा था विद द हेल्प ऑफ सीआर इक्वेशन कि ये एक नॉट एनालिटिक फंक्शन था। ओके ये एनालिटिक फंक्शन नहीं था। तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया कि कर्व के अलोंग कैसे कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर दोनों ही चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कर्व, कितने टाइप के कर्व होते हैं। तो सबसे पहला कर्व है आपका सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब क्या है, सिंपली कुछ कर्व आपका इस तरीके से होगा और ये कर्व जो है ये आपका सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सेल्फ इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि ये कर्व आपका इस तरीके से जा रहा है और इसने खुद को ही इंटरसेक्ट कर दिया। तो खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है अगर, तो इस तरीके के कर्व को हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व। ओके मल्टी कर्व क्या होगा, मल्टी कर्व आपका होता है जो खुद को इंटरसेक्ट कर ले खुद ही। ओके इस तरीके से सपोज कर लीजिए ये कर्व है और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन कर दिया, तो इस तरीके के कर्व को हम लोग बोलते हैं मल्टी कर्व। वो आपका नोकिया वाला फोन आता था ना, जो बचपन में आपके सेल फोन्स नहीं आते थे जिसमें स्नैक वाला गेम आता था, तो जब वो खुद को ही ऐसे इंटरसेक्ट करता था तो गेम ओवर हो जाता था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। अगर कर्व जो है वो खुद ही को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सिंपल कर्व है, अगर खुद ही को इंटरसेक्ट करेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, मल्टी कर्व कहलाएगा। ओके इसी तरीके से सिंपल क्लोज्ड कर्व आपका किस तरीके होगा, जो सिंपली आपका कर्व जो इस तरीके से अगर कोई कर्व है और सिंपली ये क्लोज्ड है, ओके ये क्लोज्ड है, तो इस तरीके के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ओके आगे चलते हैं। जिस तरीके से कर्व हमने डिस्कस करे इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ रीजन। ओके तो एक आपका होता है सिंपली कनेक्टेड रीजन, ओके एक आपका कहलाता है सिंपली कनेक्टेड रीजन और एक आपका कहलाता है मल्टी कनेक्टेड रीजन। दोनों में फर्क क्या है, अगर आपका कुछ इस तरीके से एक कोई रीजन दे रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाएगा आर। ओके और मल्टी कनेक्टेड रीजन का क्या मतलब है, आपका कुछ इस तरीके से एक रीजन होगा और इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके से ये रीजन होने वाला। ओके तो अगर आपको कहीं पर इस तरीके से रीजन देता है तो ये इस तरीके का रीजन हमारा कहलाता है मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो ये आपका हो गया C1, ये C2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिपल कनेक्टेड रीजन। ओके तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं, ट्रिपल कनेक्टेड रीजन। ओके तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कभी आपको रीजन दिखता है तो ये आपके कहलाते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब यहाँ पर 3 रीजन है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कनेक्टेड रीजन। अगर आपको कहीं पर इस तरीके से अगर आपको दिखता है ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कनेक्टेड रीजन। एक ये C हो गया, इसे हम लोग C1 बोल देंगे और ये हमारा कहलाता है डबल कनेक्टेड रीजन। ओके इसका कुछ खासा ज्यादा यूज होगा नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको रीजन की एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअली में किन चीजों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई भी ज्यादा आपका यूज नहीं है। ओके इसी तरीके से अगर कहीं पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक सर्किल हो गया आपका। ओके अब ये सर्किल मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो आप प्रॉपर सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा और इसी के साथ एक कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, दोनों के जो सेंटर है दैट विल बी सेम, दोनों के सेंटर सेम होंगे। तो इस तरीके के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के रीजन को हम लोग बोलते हैं एनुलस रीजन। ओके ये हमारा रीजन क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है एनुलस रीजन, या हम लोग इसे बोलते हैं एनुलस रीजन और इसे हम लोग रिंग शेप भी बोलते हैं, क्योंकि एक रिंग की तरह शेप बन रहा है ना आपका, तो इसे हम लोग रिंग शेप रीजन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका कहलाता है रिंग शेप रीजन। ओके तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन
करना आ गया, कैसे करेंगे? उसके बाद आप पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तब आपका जो इंटीग्रेशन है वो कर्व से इंडिपेंडेंट होगा, यानी जो पाथ फॉलो कर रहा है इंटीग्रेशन उस पाथ से इंडिपेंडेंट होगा और एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अब जब आपका फंक्शन एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है तब क्या करोगे आप? उस केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो, जो एनालिटिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो, अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो। बट अगर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जैसा कि z बार होल स्क्वायर dz हम लोगों ने सॉल्व करा, तब हम लोग देखते हैं कि किस कर्व के अलोंग इसका इंटीग्रेशन करा गया है। फिर x को या तो हम लोग y में कन्वर्ट कर देंगे या y को x में कन्वर्ट करके इजिली हम लोग इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेंगे। इसी के साथ साथ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्या मतलब है? अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, ओके, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो देखिएगा जरा, पहले मैं लिखती हूं फिर मैं समझाने की कोशिश करती हूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। इफ अ फंक्शन f of z is analytic, okay, if a function f of z is analytic at every point within or on a simple closed curve, okay, simple क्लोज्ड कर्व, अगर कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है और उस पे फंक्शन उस कर्व के ऊपर या उस कर्व के अंदर आपका एनालिटिक है, देन उस पर्टिकुलर केस में क्लोज्ड इंटीग्रल f ऑफ z dz जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमसे क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज्ड कर्व के ऊपर या किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर उसके सरकमफेरेंस यानी उसके ऊपर या उसके अंदर एनालिटिक है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट उस रीजन पर या उस रीजन के आउटर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन उस पर्टिकुलर केस में उस फंक्शन का जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी कहलाती है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम तो ये हो गई। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई एक पॉइंट, सपोज कर लीजिए z0, कोई एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो उस आपका जो रीजन है उस रीजन के अंदर लाई करेगा, तब उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि ये जो फंक्शन है ये आपका विद इन दी सिंपल क्लोज्ड कर्व और ऑन दी सिंपल क्लोज्ड कर्व आपका एनालिटिक हो। मे भी हो सकता है कि कोई एक आध पॉइंट आपका ऐसा हो जिस पर वो फंक्शन एनालिटिक ना हो और वो फंक्शन उस कर्व के अंदर या उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग अप्लाई करते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को। इसको देखिएगा जरा, यहां पर मैं लिखती हूं, इफ f of z is the form of, okay, is the form of, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फंक्शन f ऑफ z जो है, ओके, जो ये f ऑफ z है ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फाइ z अपॉन z माइनस z नॉट टू द पावर 1 और f z इज इक्वल टू फाइ z अपॉन z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1। ओके, अगर कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म दी हुई है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ ऑफ f ऑफ z इज अ फॉर्म ऑफ दिस इज एनालिटिक and the point z naught lie inside or on the curve C, ओके, इनसाइड और ऑन द कर्व C, देन उस पर्टिकुलर केस में आपका ये इंटीग्रेशन जो है क्लोज्ड इंटीग्रल फाइ z अपॉन z नॉट dz जो होगा वो आपका इक्वल होगा 2πi, ओके, 2πi, और यहाँ पर हम लोग रखेंगे फाइ z और यहाँ पर z इज इक्वल टू z नॉट पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर पावर देता है फाइ z अपॉन z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 dz डेट विल बी इक्वल टू
2 पाई आई डी टू द पावर n अपॉन डी जेड टू द पावर n फाई जेड। ओके, इसको जब हम लोग फाइनली डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको जब हम लोग फाइनली डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां पर z होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे, z नॉट पुट कर देंगे। तो सिंपल इसका फंडा क्या है, सिंपल फंडा है कि यहां पर अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप यहां पर क्या करोगे, सिंगुलर पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे। अब वो सिंगुलर पॉइंट्स अगर आपका जो कर्व दिया हुआ है, जो आपका क्लोज कर्व है, अगर उसके बाहर लाई कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन आपका क्या होने वाला है, एनालिटिक होने वाला है। तो आपका जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर ये पॉइंट इनसाइड या कर्व के ऊपर लाई करता है देन उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। अगर पावर 1 है तो डायरेक्टली ये लगा सकते हो, और पावर अगर समथिंग आती है तो उसको n+1 के टर्म में ब्रेक करिए, देन आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाती हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मैंने आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन निकाले हैं तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन 4z² प्लस z प्लस 5 अपॉन z माइनस 4 dz where c is 9x² plus 4y² is equal to 36 इज ओके। आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है अलोंग दिस क्लोज कर्व। अब ये क्लोज कर्व को अगर आप देखोगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप पहचान लोगे ये क्या लिखा है, x² अपॉन 4, क्योंकि आप 36 को इसके नीचे भेजोगे तो 9 4 36 होता है, और y² अपॉन 9 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। और आप देख सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका इलिप्स है। ओके, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका n फैक्टोरियल भी आएगा। ओके, 2 पाई n अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 1 होगा तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास क्लोज कर्व दिया हुआ है उस क्लोज कर्व को ड्रॉ करेंगे। ओके, उस क्लोज कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेजर और माइनर एक्सेसेस हो गई। ओके, मेजर और माइनर एक्सेसेस को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 4 मिलने वाला है, यहाँ पर आपको -4 मिलने वाला है। दूसरा आपका क्या है, 9 है, तो यहाँ पर आपको 9 मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको -9 मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो, इस इलिप्स को ड्रॉ कर लो, इस इलिप्स को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो। तो ये इलिप्स कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ओके, ये इलिप्स आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप फंक्शन देखोगे तो आप देख सकते हो फाई ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट का ही फॉर्म आपको दिया हुआ है। तो इसे देखिएगा जरा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो z माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर आप 0 करोगे तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब जो आपको सिंपल क्लोज कर दिया हुआ है, इस पे इस वैल्यू को प्लॉट करिए और चेक करिए कि ये इनसाइड दी कर्व लाई कर रही है, ऑन दी कर्व लाई कर रही है, या आउटसाइड दी कर्व लाई कर रही है। तो यहाँ पर आप जानते हो ये आपकी रियल एक्सिस होगी या आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगी। 4 इज द रियल नंबर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये आपका कहाँ लाई करने वाला है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्ट करिएगा। ये आपका हो जाएगा a² और ये आपका हो जाएगा b²। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2² और यहाँ पर आपको मिलेगा 3²। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप करेक्ट करिएगा। ओके, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 2 -2, ये आपका हो जाएगा 3 -3, और ये जो 4 होगा ये कहीं यहाँ पर आपका लाई करने वाला है। ये जो 4 होगा ये आपका कहीं पर यहाँ पर लाई करेगा। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट है जहां पर ये आपका क्या है, एनालिटिक नहीं होगा, वो पॉइंट आपका आउटसाइड द कर्व लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट आउटसाइड द कर्व लाई कर रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन जो होने वाला है ये आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा सारे के सारे पॉइंट्स पर। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपने ये इंटीग्रल थ्योरम लिखी थी, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, अगर आपका फंक्शन f ऑफ z
एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट विद इन और ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं विद इन और ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये पॉइंट पर आपका एनालिटिक नहीं होने वाला था, बट ये बाहर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4z² +5 ओके, 4z² +z+5 4z² +z+5 अपॉन z-4dz दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब ये 0 कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम यही कहती है अगर कोई फंक्शन f ऑफ z है, ये आपका क्या है, ये आपका इस कर्व के ऊपर और इस कर्व के अंदर क्या है, एनालिटिक है। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है देन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। और जिस पर ये एनालिटिक नहीं होना था वो पॉइंट आपका बाहर आ गया, वो कर्व से बाहर लाई कर रहा है। तो अगर कोई रीजन आपको दे दिया, जैसे कि ये रीजन, अब आप यहां पर रीजन से समझ सकते हो, इस रीजन से बाहर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है जिसपे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीजन के आउटर की बात कर रहे हैं, यानी उसके जो आपका जो रीजन का ये पार्ट दिख रहा है, ओके, ये आउटर जो है इसके ऊपर पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए और इसके अंदर लाई ना करना चाहिए, और ये जो 4 है ना ही इसके ऊपर है ना ही इस कर्व के अंदर है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे डिस्कस करती हूँ, उसे देखिएगा जरा, जब मैं गेट के क्वेश्चन कराऊंगी तो वो इससे भी ज्यादा आसान होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द कर्व सी इज गिवन, द कर्व सी इज गिवन, ओके, इज गिवन। अब आपको कर्व सी क्या गिवन है, z-1 इज इक्वल टू 2। अब मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, सारी चीजें आपको मैं सिखा चुकी हूँ। देन द वैल्यू ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन cos पाई z अपॉन z-1 dz। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने क्लोज जो आपको रीजन दिया हुआ है उसे आप ड्रॉ करो। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रीजन हमारा क्या है, तो हमने देखा z-1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये एक आपकी सर्किल की इक्वेशन दी है जहां पर रेडियस आपकी 2 है, और यहाँ पर चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर आपका हो जाएगा 1,0। ओके, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर आपका 1,0 आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1,0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। अब इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये आपका 0,0 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। तो आपका जो सर्किल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है, आपका जो सर्किल होगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये आपको 0 मिलेगा, ये -1 मिलने वाला है। अब आप चेक करो, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर आप अगर आप फंक्शन देखोगे तो 5z अपॉन z माइनस z0 के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर z0 अगर आप चेक करोगे तो देखिएगा जरा, मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन आपका क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता है। तो यहाँ पर z-1 इज इक्वल टू 0 में करूंगी तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस 1 को मैं देखूंगी कि कर्व के अंदर लाई कर रहा है या कर्व के बाहर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले इस 1 को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो 1 आपका इसके सेंटर पर ही आ जाएगा, यहाँ पर ही ये 1 आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, अब ये जो 1 है जिसपे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो आपका इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है। अगर इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है तब प्रॉब्लमेटिक चीज है, इसका मतलब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब थ्योरम नहीं लगेगी, थ्योरम क्या कहती है, अगर पॉइंट बाहर होता, ओके, अगर पॉइंट बाहर होता, ना ही कर्व के ऊपर लाई कर रहा होता ना ही कर्व के अंदर लाई कर रहा होता, देन डायरेक्टली आप 0 लिख सकते थे। बट अब की पॉइंट क्या है, इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है। तो अगर ये इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है और यहाँ पर आप देखोगे इसकी पावर 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजिली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, कॉस पाई z अपॉन z-1 dz दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आई। ओके, 2 पाई आई, ये आपका 5z है, 5z कितना दिया है, cos पाई z
cos पाई जेड, और जेड की जगह क्या पुट करेंगे, जेड की जगह 1 पुट करेंगे। तो देखिएगा जरा 2 पाई आई हो जाएगा, और यहाँ पर जेड की जगह 1 जब आप पुट करोगे तो cos पाई हो जाएगा। cos पाई कितनी वैल्यू देता है, -1 देता है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -2 पाई आई विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे तमाम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो या वेट कर सकते हो जब मैं आपको कराऊं तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, इफ द कर्व सी इज गिवन बाय, इफ द कर्व सी इज गिवन बाय mod z-3 इज इक्वल टू 4। ओके, आपको क्लोज कर क्या दिया है, एक सर्किल दिया है, सर्किल की इक्वेशन आपको गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर z अपॉन z प्लस 2, ओके, z प्लस 2 z-3 होल स्क्वायर dz इज। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर एक की जगह आप देख सकते हो 2 ब्रैकेट्स रखे हुए हैं। अगर 2 ब्रैकेट्स रखे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो हमें कर्व दिया हुआ है उस कर्व को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चेक करें और पॉइंट्स को फाइंड आउट करके चेक करें कि वो कर्व पर लाई कर रहे हैं, इनसाइड लाई कर रहे हैं या आउटसाइड लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है या थ्योरम अप्लाई करना है। तो हमें दे रहा है यहाँ पर mod z-3 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स इसकी रेडियस 4 है और इसका सेंटर कितना होगा, 3,0 होने वाला है। तो सपोज कर लीजिए ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3,0 मिलेगा, ये सेंटर मिल गया। अब रेडियस कितनी होनी है, 4 होनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका सेंटर है। ओके, ये आपका सेंटर है, 1 2 3 और इसी के आगे मिल जाएगा 4। ओके, 1 2 ये हो गया 3 और यहाँ पर आपको मिलेगा -1 यानी ये 4 हो जाएगा। तो जब आप सर्किल को ड्रॉ करोगे तो सर्किल आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है, जिसकी रेडियस आप देख सकते हो 4 हो जाएगी और जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, 3,0 पे होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि सिंगुलर पॉइंट को फाइंड आउट करिए। ओके, सिंगुलर पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट हमारे हो जाएंगे, देखिएगा आपको दे रहा है z+2 और दूसरा दे रहा है z-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर z की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2,3। ओके, -2,3 आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका 2 होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट को जरा प्लॉट करिए। -2 कहां पर आएगा, -2 आपका यहां पर आएगा। ये क्या है, आउटसाइड द रीजन है। आउटसाइड द रीजन का मतलब क्या है, ये आपका पॉइंट काम का नहीं है क्योंकि ये रीजन के आउटसाइड लाई कर रहा है और हम फंक्शन चेक करते हैं एनालिटिक है कि नहीं है, इनसाइड द कर्व या ऑन द कर्व। अब 3 को जरा चेक करिए तो 3 आपका ये सेंटर पर ही लाई कर जाएगा, 3 आपका यहीं पर लाई कर जाएगा। तो हमें सिर्फ इससे लेके चलना है, ये हमारे लिए बेकार है क्योंकि ये हमारा आउटसाइड दी कर्व है। अब देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर z डिवाइडेड बाय z+2 z-3 होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू, इसे होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1+1 के टर्म में। ओके, 1+1 के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे n+1 का फॉर्म चाहिए। तो ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल d टू द पावर 1 अपॉन dz टू द पावर 1 और यहाँ पर आपका फंक्शन हो जाएगा e टू द पावर z अपॉन z+2। ओके, z+2 उसके बाद जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो z की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जरा 2 पाई आई तो आपका एज इट इज रहेगा। इसको जब आप यहाँ पर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा z+2 होल स्क्वायर, एक फर्स्ट फंक्शन, फिर ये हमारा z+2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको कितना हो जाएगा, e टू द पावर z हो जाएगा और z की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई आई, जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब आप 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 e टू द पावर 3 माइनस e टू द पावर 3। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 25 पाई आई e टू द पावर 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो आई होप आपको यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉची इंटीग्रल थ्योरम समझ आई होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बट अभी मैंने ये टॉपिक आपका छोड़ा नहीं है क्योंकि मैंने खुद बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पे और क्वेश्चन कराऊंगी, बट अभी नहीं। पहले आप मेरे साथ एक साथ रेसिड्यू थ्योरम भी कंप्लीट कर लो। जैसे ही आपकी रेसिड्यू थ्योरम हो जाएगी फिर हम लोग कंबाइंड एक वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन इस टॉपिक पर भी करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम पर भी करेंगे, एनालिटिक फंक्शन पे भी करेंगे, मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब हमें ओवरऑल चैप्टर की नॉलेज होगी कि हाँ भाई मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो कैसे किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।